इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर तलहा पर लगने वाले माली इल्जामात का एक मुकम्मल फोरेंसिक ऑडिट करने वाले हैं। यानी ड्रामे और शोरोगुल को एक तरफ रखकर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस बैंक रिकॉर्ड्स और वेरीफाइड चैट्स की। क्योंकि इंटरनेट पर अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, लेकिन आज हकाइक खुद बोलेंगे। तो इस तज़िये को हम 5 अहम हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। पहले कंट्रोवर्सी इकोनॉमी को समझेंगे, फिर माली दावों का ऑडिट होगा, उसके बाद एजेंसी की मिसमैनेजमेंट, धोखेबाजी पर मबनी बिजनेस मॉडल्स पर बात होगी और आखिर में इस पूरी केस स्टडी से निकलने वाला इखलाकी सबक। हिस्सा पहला, द कंट्रोवर्सी इकोनॉमी। ये अफरा तफरी आखिर जन्म कहां से लेती है? दरअसल इन्फ्लुएंसर कंट्रोवर्सी इकोनॉमी उस कल्चर का नाम है जहां जानबूझकर जाती झगड़े शुरू किए जाते हैं या किसी का निजी डाटा लीक किया जाता है। मकसद सिर्फ एक होता है, लोगों की तवज्जो असल फाइनेंशियल स्कैम से हटाना। इस पूरे मामले की शुरुआत भी यहीं से होती है, जब ये इल्जाम सामने आया कि तलहा के एक साबिक साथी रजा ने तलहा का प्राइवेट डेटा सिर्फ इसलिए लीक किया ताकि तलहा ने जो पहले इन्फ्लुएंसर ट्रेडिंग स्कैम्स बेनकाब किए थे उनसे तवज्जो हटाई जा सके। ये सब महज एंगेजमेंट हासिल करने का एक सोचा समझा मंसूबा लगता है। दूसरा हिस्सा, माली दावों का ऑडिट। चलिए उन बड़े इल्जामात को पकड़ते हैं और इन्हें ठोस शवाहिद के आगे रख कर देखते हैं। यहाँ दावों और हकायक में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक बड़ा इल्जाम यह था कि डकी भाई को ब्लैकमेल करके 20 लाख रुपए लिए गए, लेकिन चैटलॉग्स बिल्कुल एक अलग कहानी सुनाते हैं। ये एक कर्जा था और 14 लाख की वापसी बाखुशी की गई थी। दूसरा इल्जाम था कि कोर्स के स्टूडेंट से 8-9 करोड़ रुपए चुराए गए। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि 2024 का कोर्स बंद हो चुका था और 2026 का वर्जन तो YouTube पर बिल्कुल फ्री मौजूद है। और रही बात वॉचेस और इन्वेंट्री की, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तलहा ने एक्चुअली 17 लाख अदा किए थे, लेकिन उनके साथी ने सिर्फ 8-9 लाख की इन्वेंट्री दी और बाकी पैसे खुद बुर्द कर लिए। इसकी एक और जबरदस्त मिसाल होंडा सिविक रेंटल कार का झगड़ा है। इल्जाम लगाया गया कि तलहा ने ये गाड़ी 3 महीने के लिए चुरा ली, लेकिन चैट्स पढ़ें तो सच फौरन सामने आ जाता है। इल्जाम लगाने वाले ने खुद वॉइस नोट्स में रेंटल की मुद्दत बढ़ाने की गुजारिश की, और यही नहीं, उसने खुद कार के अंदर की तस्वीरें भेजी जो साबित करती हैं कि कार दरअसल उसी के पास थी। बात बिल्कुल ही उलट निकली। बैंक रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो ब्लैकमेलिंग वाले इल्जाम का सच ये 1.4 मिलियन यानी 14 लाख रुपए हैं। ये रकम वाज़े तौर पर बैंक रिकॉर्ड्स में मौजूद है, जो तलहा के अकाउंट में एक बिल्कुल क्लियर कर्जे के तौर पर आई थी। जब सामने बैंक की ट्रांजैक्शंस मौजूद हों तो 20 लाख की ब्लैकमेलिंग वाला नैरेटिव खुद ब खुद दम तोड़ देता है। हवा में तीर चलाने और ठोस बैंक शवाहिद पेश करने में यही फर्क होता है। वॉचेस की इन्वेंट्री में भी यही नंबर गेम है। तलहा ने जो रिकॉर्ड्स पेश किए उससे साबित होता है कि उन्होंने पूरे 1.7 मिलियन यानी 17 लाख रुपए की पेमेंट की थी। यहाँ इंकिशाफ ये होता है कि उनके साथी ने मुबैना तौर पर अपनी किसी पुरानी दुकान का कर्जा उतारने के लिए इस इन्वेंट्री के पैसे इस्तेमाल कर लिए। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, और यहाँ ये साफ बता रहे हैं कि मसला आखिर था कहाँ। तीसरा हिस्सा, एजेंसी की बदइंतजामी। एक कैलकुलेटेड स्कैम और एक फेल्ड फिजिकल स्टार्टअप में आखिर कितना फर्क होता है? तो तलहा ने लाहौर में एक फिजिकल एजेंसी बनाई। अब हुआ कुछ यूं कि उनकी अपनी निगरानी के बगैर ये एजेंसी अचानक 20 से 25 लोगों तक फैल गई। नतीजा, हर महीने अखराजात उड़कर 25 लाख रुपए तक पहुंच गए, जबकि रेवेन्यू वही 10 से 15 लाख के दरमियान फंसा रहा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर कारोबार जो नुकसान में जा रहा हो वो स्कैम नहीं होता। ये स्ट्रिक्टली कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट की एक आम लेकिन तकलीफदेह मिसाल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब इस शिराकत का इंजाम हुआ तो मैनेजिंग पार्टनर्स मुबैना तौर पर कंपनी के आसास से ही साथ ले गए। एक 1.8 लाख का मैकबुक, कई विंडोज लैपटॉप्स, 80 एक्टिव क्लाइंट्स का पूरा सेंसिटिव डेटा और तकरीबन 2 मिलियन यानी पूरे 20 लाख रुपए के पेंडिंग सर्विस चार्जेस। ये कोई आम बिजनेस फेलियर नहीं था, ये कॉर्पोरेट एसेट्स पर कब्जा करने की एक इंतहाई संगीन कोशिश थी। मिसमैनेजमेंट की इंतहा देखनी हो तो इंटरनल कम्युनिकेशन के इस हिस्से को देखें। एक वाज़े चैट मौजूद है कि जब परेशान क्लाइंट्स अपना रिफंड मांगने आते थे तो एजेंसी के लोग उनसे उल्टा मजीद 50,000 रुपए निकाल लेते थे। ये बहुत ही गैर अखलाकी बात थी, और सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये सब तलहा की मर्जी या उनके इल्म के बिल्कुल खिलाफ हो रहा था। चौथा हिस्सा, धोखेबाजी पर मबनी कारोबारी मॉडल्स। आइए अब जरा इस एक मखसूस एजेंसी से निकलकर पूरी इंडस्ट्री का तारीख सच देखते हैं। लीक्ड ऑडियो से इन दरमियानी लोगों या मिडलमैन का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार सामने आया है। स्टेप 1, किसी बहुत मशहूर इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़ना।
स्टेप 2, मासूम ऑनलाइन कोर्स सेलर्स से उस इन्फ्लुएंसर तक एक्सेस देने के बदले में 1 करोड़ रुपए कैश और एक ई-ट्रॉन गाड़ी जैसी भारी डिमांड्स करना। और स्टेप 3, वादा किए गए प्रमोशनल ब्लॉग्स कभी भी डिलीवर ना करना। ये एक पूरा ट्रैप है जो नए ऑनलाइन सेलर्स को फंसाने के लिए बनाया गया है। एविडेंस हमें इन धोखेबाजियों की एक लंबी लिस्ट देता है। दुबई जैसी जगहों से फेक अर्निंग डैशबोर्ड्स दिखाकर लोगों से $5 की बोगस फीस बटोरना, लो क्वालिटी इन्वेंट्री प्रमोट करना, लोगों को गलत बयानी के जरिए बाइनरी और फॉरेक्स ट्रेडिंग का लालच देना, और यहां तक कि खराब और माल फंक्शनिंग टेक प्रोडक्ट्स की खामियां छुपाकर पैसे के एवज अच्छे रिव्यूज देना। ये पूरा इकोसिस्टम इसी तरह के डिसेप्टिव टैक्टिक्स पर चल रहा है। लेकिन इन्हीं लीक चैट्स में तलहा के अपने इखलाकी उसूल भी सामने आते हैं। एक टेक कंपनी ने उन्हें एक फॉल्टी हैंग होने वाले फोन का अच्छा रिव्यू करने के लिए पूरे 4 लाख रुपए ऑफर किए। उन्होंने वाज़े इनकार कर दिया कि फोन ठीक नहीं है और वो ये हरगिज नहीं करेंगे। एक और मौके पर उन्होंने एक फेक ई-कॉमर्स डैशबोर्ड को प्रमोट करने से इनकार करते हुए पूरे 7 लाख रुपए की रकम वापस कर दी। तो वेरीफाइड चैट्स खुद सबूत दे रही हैं कि कौन एथिक्स पर समझौता कर रहा था और कौन नहीं। 5वां और आखिरी हिस्सा, दी एथिक्स टेकअवे। इस पूरे माली ऑडिट का निचोड़ आखिर क्या है? अगर हम वाकयात की टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो डॉट्स खुद ब खुद कनेक्ट होने लगते हैं। अगस्त 2025 में वॉच इन्वेंट्री का मसला शुरू होता है। उसी साल के आखिर में एजेंसी लाखों के नुकसान में जाती है। फिर फरवरी 2026 में तलहा के बैंक से वो 14 लाख का कर्जा क्लियर होता है और उसके फौरन बाद मार्च 2026 में बदले की आग में उनका जाती डेटा लीक कर दिया जाता है। ये कड़ियां जोड़कर बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि महज एक कारोबारी नाकानी और जाती झगड़ों को मिलाकर अवाम के सामने एक बहुत बड़ा और फेक माली स्कैम बनाकर पेश किया गया। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही बचता है, एक ऐसी इंटरनेट इकोनॉमी में जहां सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट की दौड़ हो, हम एक आम बिजनेस फेलियर और इंटेंशनल इन्फ्लुएंसर स्कैम के दरमियान फर्क कैसे करें? जवाब बहुत सादा है। हमें हमेशा इंटरनेट के शोरो गुल को छोड़कर तस्दीकशुदा बैंक रिकॉर्ड्स और ठोस सबूत पर एतमाद करना चाहिए। जब सच बैंक स्टेटमेंट्स में लिखा हो तो बनाए गए डिजिटल आउटरीच की कोई हैसियत नहीं रहती। इस एक्सप्लेनर के लिए इतना ही। हकाइक पर नजर रखिए और इस बारे में सोचिएगा जरूर।